नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, एसआईआर पर घमासान, परिसीमन बिल पर बीजेपी को मात और इनके बीच में हिंदू मुसलमान और मछली झालमुड़ी इनके स्वाद के साथ पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में आज वोटिंग हो गई। तमिलनाडु में तो एक ही फेज में सभी 234 सीटों पर वोट डाले गए, जिसमें शाम 5 बजे तक के जो आंकड़े आए हैं वो 82.24%, जो पिछली बार से 10% ज्यादा है। पिछली बार 72%, 72%, इस बार 82, वो भी शाम 5 बजे। अभी फाइनल आंकड़े आना बाकी है। तो वही पश्चिम बंगाल, चलिए वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में पहले फेज में कुल 152 सीटों पर वोटिंग आज हुई है, जिसमें 89.93 यानी लगभग 90%, 90% मतदान की खबर शाम 5 बजे आ गई थी। अच्छा लगता है दोस्तों ये देखकर कि लोग मतदान के हक को लेकर कितना जागरूक हैं। एसआईआर जैसी प्रक्रिया में बीजेपी पर आरोप लगाए गए हैं कि उसने नागरिकों से मताधिकार छीनने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने मतदान किया, तो इसका मतलब यह है कि जिनका अधिकार अब भी बना हुआ है, यानी जिसके पास वोट देने का अधिकार बना हुआ है, उन्होंने इसका उपयोग किया है, उसे बेकार नहीं जाने दिया। इसका मतलब तो यही मानेंगे। कायदे से तो हर चुनाव में 100% वोटिंग होनी चाहिए, क्योंकि आखिर में जनता ही तय करेगी कि उसकी सरकार कौन चलाए, कौन बने, कौन उस कुर्सी तक पहुंचे। लेकिन 85 या 90% वोट भी पड़े हैं तो उस पर भी खुश होना ही चाहिए। इस बढ़े हुए मतदान प्रतिशत का एक मतलब यह भी है कि न केवल सत्ता समर्थक लोग बल्कि बाहर निकले हैं, सत्ता के समर्थन में लोग न सिर्फ बाहर निकले हैं, बल्कि दूसरा पक्ष जो है उसका समर्थक भी सक्रिय हुआ है, वो भी बाहर निकला है। अब 4 मई को पता चलेगा कि किसका पलड़ा भारी रहा है। वैसे पश्चिम बंगाल में अभी एक और फेज बाकी है, और जिसमें 142 सीटों पे मतदान होना है, 142 सीट्स पे मतदान होना है 29 तारीख को, जिसके लिए मोदी और अमित शाह, दोनों अमित शाह और मोदी समेत सारे बड़े नेता जोर लगा रहे हैं। बल्कि गृह मंत्री अमित शाह तो आज खुद कोलकाता में मौजूद थे और उन्होंने भाजपा नेताओं की प्रदेश कार्यालय पर मीटिंग ली, जिसमें सेकेंड फेज के चुनाव की तैयारियों पर भी बात हुई। इसके अलावा कैसे प्रचार की गति दी जाए, इस पर भी मंथन किया गया। आप जानते हैं कि बीजेपी के राजनीतिक भविष्य के लिए ये दोनों ही राज्य अब काफी अहम माने जा रहे हैं, क्योंकि बार बार की कोशिशों के बावजूद बीजेपी यहां किसी भी तरह से पैर नहीं जमा पाई है। पिछली बार आप जानिए कि 77 सीटें मिली थीं, 77 सीटें, लेकिन सरकार तक तो नहीं पहुंच पाई। तमिलनाडु चले अगर, तो तमिलनाडु में तो बीजेपी को वैसे ही कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि वहां डीएमके और कांग्रेस गठजोड़ काफी मजबूत माना जा रहा है। हालांकि टीवीके बनाकर अभिनेता से राजनेता बने जोसेफ विजय चंद्रशेखर, जी हां, एक्टर विजय का पूरा नाम जोसेफ विजय चंद्रशेखर, इस मुकाबले में एक नया आयाम जोड़ रहे हैं। पहली बार चुनाव लड़ रहे विजय खुद 2 सीटों यानी पेरंबूर और तिरुचिरापल्ली, ये 2 सीटों, तिरुचिरापल्ली पूर्व ईस्ट से चुनाव लड़ रहे हैं। 2 सीटों से विजय खुद चुनाव लड़ रहे हैं। उनकी चुनावी रैलियों में तो खूब भीड़ उमड़ती रही है और उनकी लोकप्रियता भी काफी है, क्योंकि अभिनेता है, राजनेता से पहले एक्टर रहे हैं। लेकिन क्या लोग अपनी पसंद को वोट में तब्दील करेंगे या नहीं करेंगे, यह देखना होगा। टीवीके ने फिलहाल डीएमके गठबंधन और एआईएडीएमके गठबंधन, यानी दोनों गठबंधनों में से किसी भी गठबंधन से उन्होंने के साथ गठबंधन नहीं किया, यानी उनके साथ दूरी बनाकर ही रहे। तो क्या 4 मई को सत्ता का चेहरा तय करने में विजय की खास भूमिका रहेगी, यह भी देखना दिलचस्प होगा। वहीं पश्चिम बंगाल में तो इस बार न केवल बीजेपी बल्कि चुनाव आयोग की साख भी यहां दांव पे है, उसकी साख की भी परीक्षा है। चुनाव आयोग, जी हां, इलेक्शन कमीशन की बात कर रहा हूं। आप जानते हैं कि एसआईआर पर ममता बनर्जी ने कितनी बार चुनाव आयोग पर तीखे हमले बोले, खुद उनके खिलाफ अदालत में दलीलें पेश की गईं। वहीं ज्ञानेश कुमार भी जब कोलकाता गए तो किसी अभिनेता या किसी नेता की तरह उन्होंने हाथ हिलाकर, शायद आपने वो तस्वीर देखी होगी, जब वो कोलकाता पहुंचे थे, एयरपोर्ट से बाहर निकल रहे थे तो लोगों का कैसे अभिवादन कर रहे थे। इससे पहले किसी संवैधानिक पद पर बैठे हुए किसी भी अधिकारी ने ऐसा व्यवहार नहीं किया था। मुझे याद नहीं पड़ता, आपको अगर याद हो तो आप जरूर बताइएगा। ये समझना मुश्किल है कि आखिर मुख्य चुनाव आयुक्त को ऐसा करने की जरूरत ही क्यों पड़ी। खैर, चुनाव आयोग का कहना है कि पश्चिम बंगाल की मतदाता सूची तय करने में कहीं कोई पक्षपात नहीं हुआ है और पूरी पारदर्शिता यानी
ट्रांसपेरेंसी के साथ काम हुआ है। लेकिन जब प्रधानमंत्री ठीक मतदान वाले दिन चुनाव आयोग की तारीफ करते हैं, आज उन्होंने तारीफ की है, तो फिर सवाल उठने लाजमी है कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। दरअसल आज पश्चिम बंगाल में एक रैली में नरेंद्र मोदी ने कहा, आज रैली भी की, और ये तो नरेंद्र मोदी का पहले से जन्मसिद्ध अधिकार है कि एक साइड में चुनाव होता है, दूसरे साइड में वो प्रचार करते हैं और टेलीविजन से प्रचार का प्रसारण होता है ताकि इन्फ्लुएंस हो, ताकि वोटर जाएं, वोट डालें उनके कहने के अनुसार। नरेंद्र मोदी ने क्या कहा है जरा देखिए। नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि पिछले 50 वर्षों में ये अपनी तरह का पहला चुनाव है जिसमें हिंसा को न्यूनतम स्तर पर रखा गया है, यानी नाम मात्र की हिंसा हुई है। पहले हर हफ्ते किसी न किसी को फांसी देना और उसे आत्महत्या बता देना आम बात थी। देखिए कितनी गंभीर बात कह रहे हैं देश के प्रधानमंत्री कि पहले हर हफ्ते किसी को फांसी देना और उसे आत्महत्या बता देना पश्चिम बंगाल में आम बात थी। भाई आप प्रधानमंत्री हैं, अभी तक आप उल्टा लटका देते वैसी सरकार को। कई मायनों में अराजकता और गुंडागर्दी का दौर चल रहा था। ये सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं। मैं चुनाव आयोग को हार्दिक बधाई देता हूं। चुनाव आयोग को हार्दिक बधाई देता हूं। उन्होंने बंगाल की धरती पर लोकतंत्र की गरिमा को एक बार फिर से स्थापित किया है। तो मोदी के बधाई देने का ये अंदाज क्या कुछ कह रहा है, ये समझना यहां पर मुश्किल नहीं है। बंगाल में लोकतंत्र स्थापित करने की बात कहकर मोदी ने बंगालियों का अपमान किया है और उसे अलोकतांत्रिक बताया है, जो एक प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता है। लेकिन मोदी कब अपने पद की गरिमा के हिसाब से बात करते हैं, जो अब करेंगे, और वो भी चुनाव के दौरान, वो तो बिल्कुल ही नहीं। वैसे हिंसा को कम करने का श्रेय भी मोदी ने चुनाव आयोग को दे दिया। लेकिन खबर यह है कि दक्षिण दिनाजपुर में बीजेपी प्रत्याशी शुभेंदु शेखर को भीड़ ने दौड़ा दिया। जरा वो तस्वीर ले आइए, शुभेंदु शेखर वाली तस्वीर, अगर स्क्रीन पर दूसरी साइड चला सकते हैं तो चलाइए। शुभेंदु शेखर ने कैसे उनको भीड़ ने दौड़ा दिया। ये दक्षिणी दिनाजपुर की बात कर रहा हूं। ये तस्वीर देखिए जरा। ये जा रहे हैं साहब प्रत्याशी और ये जो उम्मीदवार हैं शुभेंदु शेखर, और सुरक्षाकर्मी ने वहां से भागकर, जी हां, वहां से भागकर इन्होंने अपनी जान बचाई। बताया गया है कि बीजेपी प्रत्याशी, ये जो शुभेंदु शेखर हैं, मतदान केंद्र पर मतदाताओं को डरा धमका रहे थे और इस वीडियो से पता चलता है कि जनता बीजेपी प्रत्याशी से काफी नाराज है। वहीं चुनाव आयोग की सुरक्षा व्यवस्था पर भी यहां सवाल उठ रहे हैं कि इस ढंग से इनके साथ व्यवहार हो रहा है तो क्यों हो रहा है। आप यहां से पैरामिलिट्री फोर्सेस लेके गए, तमाम तरह के वहां पर आपने दावे किए, उसके बाद इस ढंग से क्यों हो रहा है। और इन दावों की पोल और भी आगे बढ़िए तो खुलती है। आसनसोल चलिए, आसनसोल दक्षिण से भाजपा उम्मीदवार अग्निमित्रा पॉल ने आरोप लगाया है कि वो कार में बैठी थी, तब उनकी कार का शीशा जो है वो पत्थर से तोड़ दिया गया। उन्होंने कहा है कि चुनाव प्रचार के दौरान भी ऐसी घटना घटी है और बार बार ऐसी घटना घटी है। वहां चुनाव प्रचार के दौरान, चलिए थोड़ी देर के लिए मान लें कि ऐसी घटना घट गई होगी भीड़ भाड़ में, लेकिन आज तो मतदान वाला दिन है, फिर कैसे ऐसी घटना घट गई। ये देखिए तस्वीर देखते रहिए आप। बीजेपी के लोग टीएमसी पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन असल में ये सारे सवाल चुनाव आयोग पर होना चाहिए, क्योंकि अभी पश्चिम बंगाल का प्रशासन चुनाव आयोग के हाथ में है। वैसे आरोप टीएमसी भी लगा रही है। मालदा में सूजापुर निर्वाचन क्षेत्र में टीएमसी उम्मीदवार सबीना यास्मीन ने केंद्रीय बलों पर मतदान बाधित करने का आरोप लगाया है। एएनआई के मुताबिक, जी हां, एएनआई न्यूज एजेंसी, उसके मुताबिक उन्होंने कहा है कि यास्मीन ने कहा है कि केंद्रीय बल कई मतदान केंद्रों पर समस्या पैदा कर रहे हैं। उनका काम कानून व्यवस्था बनाए रखना है, लेकिन वो पहचान पत्र भी जांच रहे हैं। इस वजह से मतदान धीमा चल रहा है। उन्हें लगता है कि अगर लोग धूप में लंबे समय तक खड़े रहेंगे तो वो बिना वोट डाले ही लौट जाएंगे। उनका इरादा कम मतदान कराना है। हम शिकायत दर्ज करा रहे हैं, यास्मीन ने कही है एएनआई को। तो शिकवे शिकायतों के साथ पहले दौर का मतदान पश्चिम बंगाल का खत्म हो गया है। फाइनल आंकड़े आना बाकी हैं, लेकिन जो आंकड़े आए हैं वो बहुत चौंकाने वाले हैं। अब अभी 3 बजे के आंकड़ों में बहुत ऐसे हैं, 22 ऐसी सीटें हैं, इन 152 में से 22 ऐसी सीटें हैं जहां 91% से ज्यादा वोटिंग, 95-96% तक की वोटिंग हो गई 3 बजे तक।
और ये मतदान पश्चिम बंगाल का खत्म हुआ, जिसमें टीएमसी का दावा है कि बीजेपी खेमा अभी से निराश है। कुछ बीजेपी बूथों की तस्वीर टीएमसी ने शेयर की हैं जो खाली पड़े हैं। ये तस्वीर दिखा देता हूं, जरा तस्वीर ले आइए स्क्रीन पर। ये तस्वीर देखिए, कुर्सियां खाली पड़ी हुई हैं। जरा इसको टीएमसी ने जरा इसको एक्सपोज कर सकते हैं तो कर दीजिए, जहां बीजेपी के बूथ खाली पड़े हुए हैं। अगर आप बांग्ला पढ़ सकते हैं तो पढ़ लीजिए। ये टीएमसी ने इसे जारी किया है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। टीएमसी का कहना है कि लोगों ने बीजेपी की असलियत पहचान ली है। पहले दौर की ये गहमा गहमी बता रही है कि 29 तारीख को पश्चिम बंगाल में जब दूसरे और आखिरी दौर का मतदान होगा, उसमें सियासत और गर्म रहने वाली है, क्योंकि अब सारे दल इसमें ताकत झोंक देंगे। तो आज चर्चा करेंगे कि क्या तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में यथास्थिति, यानी जो जैसा था वैसा ही माहौल बना रहेगा? क्या सत्ता में कोई परिवर्तन होगा या बीजेपी को फिर मायूस होकर दिल्ली लौटना पड़ेगा? ये सारी बातें, बीजेपी मतलब मोदी और शाह, इसलिए मैंने दिल्ली का नाम लिया, दिल्ली का जिक्र किया। बाकी आप अच्छी तरह से जानते हैं पश्चिम बंगाल में क्या है और तमिलनाडु में क्या है, बम्पर वोटिंग का राज क्या है और कैसे यहां पर बीजेपी का प्लान फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये सारी